सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर या कंडक्टर क्या होता है, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर वो क्या होता है। मतलब ये दोनों बातें सेम ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। बताते हैं कैसे सेम है। तो पीछे तो मैंने बताया था बच्चों की जब कैपेसिटर होता है तो उसमें उसका कैपेसिटेंस कैसे पता करते हैं। ये चीज़ तो अगर स्फेरिकल हो तो वो भी मैं कैपेसिटेंस बता दिया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर उसका रेडियस होता था। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो इसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। उसी तरीके से सिलिंड्रिकल में भी बताया था। तो ये सब चीज़ें आपको याद होगा बच्चों। तो ये तो हम लोग कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल रहे थे जब कैपेसिटर दिया होता था, जो कि ना ही पोटेंशियल ना ही चार्ज पे डिपेंड करता था। लेकिन अब हम निकालने वाले हैं एनर्जी स्टोर, जो एनर्जी स्टोर है इनके बीच में, है ना। आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रहा है ना, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जाता रहता है, तो उससे एनर्जी स्टोर हो जाते हैं कैपेसिटर में। तभी तो वो चार्ज होकर फिर जल्दी से पंखे को चला देता है, जल्दी से मोटर को चला देता है, जल्दी से पंप को चला देता है। तो वो सब चीज़ें कर पाता है क्योंकि उसमें चार्ज जितना ज़्यादा स्टोर होता है उसी कारण से। और जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता जाएगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दिया। ये सब चीज़ें आपको आई थिंक मैंने बता रखा है, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले अब सारा चीज़ें बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चलेगा, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख लेते हैं। तो अभी हम आपके लिए एक कैपेसिटर बना देते हैं बच्चों। देखिए बन गया सही से। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हो तो उसको हमको चार्ज करना है, तो हम चार्ज कैसे करेंगे ये पहले सोचिए बच्चों, है ना। अगर हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है तो हम उसको चार्ज कैसे करेंगे, पहली बात यही आती है। अगर आपको चार्ज करने का तरीका पता हो, जैसे मान लेते हैं कि अभी ये शुरुआत में न्यूट्रल था, इस पे भी जीरो चार्ज, इस पे भी जीरो चार्ज। अब चार्ज तो जीरो है, न्यूट्रल है, मतलब इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। लेकिन हमको इसको चार्ज करना है। कैपेसिटर ऐसे कुछ नहीं करता है जब तक ना उसको चार्ज कर दे और उसके बाद उसको यूज कर ले, ठीक है। तो चार्ज करने के लिए इसका बहुत सारा तरीका है। या एक तरीका है कि आप इसमें बैटरी लगा दे भाई, ऐसे करके एक बैटरी लगा दे। बैटरी लगाने से होगा क्या, ये बैटरी का साइन होता है। बैटरी लगाने से होता क्या है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल अगर आपको दिख रहा है तो जिधर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन उसका उल्टा में फ्लो होता है। अरे भाई आपको पता होगा बच्चों, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये आगे देखेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर का चीज़ है। लेकिन बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे इसको चार्ज किया जा सकता है। एक और तरीका से बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसे इसको चार्ज किया जा सकता है। और ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन से सब निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे बैठ जाएंगे। पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जाकर बैठ जाएगा क्योंकि न्यूट्रल है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकालेंगे, ये ऑलरेडी न्यूट्रल था ना, तो निगेटिव चार्ज को हम निकाल रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज तो उसको बांध के रखा होगा। अब हम उसको निकाल रहे हैं तो वर्क करना पड़ेगा। तो बैटरी वर्क कर रहा होगा बच्चों, ये जितना वोल्ट का बैटरी है, 9 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, तो ये काम कर रहा है। तो ये काम कर करके ही तो इसको यहाँ पे भेज रहा है। तो यहाँ पे बैटरी काम कर रहा है। हियर बैटरी इज डूइंग वर्क, है ना बच्चों। बैटरी यहाँ पे काम कर रहा है एंड दैट वर्क will get stored in capacitor in the form of पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। यू से समझिए बच्चों, जब बैटरी यहाँ पे काम कर रहा है ना, काम करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को उठाना है, उखाड़ना है और फिर जाकर यहाँ सटाना है। और यहाँ भी टफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और सारा नेगेटिव फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हम सारा नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे जाकर रख दिए होंगे। तो इधर क्या बचेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। भाई सारा नेगेटिव चार्ज उठा के यहाँ पे रख दिए। इसका जितना हम इतना इसका पोटेंशियल ले लिए हैं कि इतना ही काम कर रहा है, इतना वोल्ट का बैटरी है कि ये काम करेगा। ये काम ऐसा करेगा कि यहाँ पे सारा नेगेटिव को उठा के यहाँ पे फेंकेगा। ठीक है भाई, ऐसा हो रहा होगा। तो ये जितना काम किया ना बैटरी, जितना काम किया वही इसका काम इन दोनों के प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बीच में उसी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा,
ठीक है। तो बोलेंगे ऐसे क्यों हो रहा है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर क्यों हो रहा है। ये मैंने बताया था 11th क्लास में भी, आपको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं बता रखा हूँ। ऐसे समझिए ना बच्चों, ये काम इतना कर रहा है, यहाँ से लाकर इधर जाकर फेंक रहा है, वही इसको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। मतलब समझिए कि कोई आदमी काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वो कहीं पे स्टोर ही तो कर रहा होगा। तो इसका जितना काम है उतना ही यहाँ पे पैसा स्टोर हो रहा है। आज ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा पैसा स्टोर होगा। तो भाई बिल्कुल वैसा ही है, जितना काम किया है, जो काम किया है वही यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जो बाउंडेड रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं, उनकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही बनेगा। अब काइनेटिक कहाँ से बनेगा, काइनेटिक कोई मास जब दौड़ता है, वेलोसिटी आता है तब होता है ना। तो यहाँ पे तो बस यहाँ पे बाउंडेड रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। आ गया समझ में, आना चाहिए बच्चों। तो ये तो एक तरीका है, वो हमने अभी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा नहीं रखा है ना कि यहाँ पे करंट जा रहा होगा। तो एक और तरीका है समझने का, बिल्कुल आसान तरीका है बच्चों। देखिए, मान लेते हैं ना कि अब हम ऐसे चार्ज को हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं बैटरी लगा के, या फिर आप खुद से ट्रांसफ़र करवा दीजिए। ऐसा कर किया जा सकता है। मान लीजिए कि ये शुरू में न्यूट्रल था, शुरू में तो भाई 0 0 था। अब हम काम कर रहे हैं, हम खुद से कर रहे हैं। मान लेना है बस कि हम इधर से उठा के, हम इधर से उठा के DQ चार्ज जो है, छोटा छोटा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर लाके रखते जा रहे हैं। हम काम कर रहे हैं बच्चों खुद से, ठीक है। तो इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। देखिए समझ में आना चाहिए आपको बच्चों। यार मैं ये बता रहा हूँ कि ये न्यूट्रल था, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को उठा के इधर फेंक रहे हैं, इधर रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, मान लेते हैं कि मैंने इधर प्लस का क्यू रख दिया लाके, तो इधर कितना बचा होगा, माइनस का क्यू। बोलेंगे समझ नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था। लेकिन हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ले आए, तो जितना पॉजिटिव चार्ज लाए हैं उठा के, उतना ही तो यहाँ नेगेटिव होगा, तभी तो ये न्यूट्रल था। अरे भाई यही पॉजिटिव को यहाँ फेंक दो फिर से, तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये ऑलरेडी न्यूट्रल था। आ रहा है समझ में। तो वही हम कर रहे हैं, बस पॉजिटिव चार्ज को इधर, नेगेटिव चार्ज को इधर। अब क्या होगा, अब इधर ला के रख रहे थे, तो अब यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब होगा क्या, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा भाई। फाइनली क्या होगा, क्या जैसे ही आपको दिख रहा है वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। होगा थोड़ी कुछ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बस ऐसे करके बना देना है। तो ये काम किया गया है ना, ये हम काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के काम कर रहे हैं, है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है यहाँ पे। जो भी काम कर रहे हैं हमें नहीं पता है, वही काम यहाँ पे जो कर रहे हैं वही यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। तो या तो आप इससे चार्ज कर रहे हैं तो भी वही चीज़ हो रहा है, आप खुद से काम कर रहे हैं, उठा के चार्ज इधर ला रहे हैं, फिर भी काम वही हो रहा है। तो हमको निकालना क्या है, हमको यही तो निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू का वैल्यू क्या होगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। वो बिल्कुल आसान है यार, तो उसी को यू से बोल दिया जाता है। तो कैसे निकालेंगे, निकालने का इसका भी बहुत सारा नहीं, 2 3 तरीका मेरे को पता है, और भी तरीका हो सकता है। तो एक तरीका तो है बिल्कुल सिंपल सा कि आपको पता होगा, एक तरीका बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर हमको पता हो ना, हमने क्या निकाला था, हमको पता है Q = C और V होता है, ठीक है। Q = C और V होता है, तो हम लिख सकते हैं कि V = 1/c टाइम्स ऑफ Q। और अगर मैं V और Q के बीच में ग्राफ बना दूं बच्चों, अगर मैं V और Q के बीच में ग्राफ बना दूं तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगा। और इसका जो एंगल यहाँ से थीटा होगा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/c। अरे भाई जो स्लोप होता है वही तो होता है। तो ये y = mx हो गया ना, तो m का वैल्यू यही तो स्लोप है, y = mx, समझ रहे हैं ना। ये y है, ये x है, तो इसका जो स्लोप होगा ये होगा। लेकिन इसका एरिया क्या देगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट। तो मान लेते हैं इस पॉइंट तक हमको एरिया निकालना है, मतलब कुछ टाइम पे, कुछ t टाइम पे बोल रहा है, मतलब कोई टाइम बीत रहा होगा। भाई हम यहाँ से चार्ज ऐसे ऐसे उठा के ला रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं, तो किसी बीच वाली टाइम को हम ले लिए, तो किसी बीच टाइम पे क्या होगा, इसका एरिया निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे मान लेते हैं कि Q पहुँच गया होगा, यहाँ पे छोटा v पहुँच गया होगा, तो हाफ v इंटू Q हो जाएगा। तो एरिया यही तो हो गया, और यही एरिया आपका वर्क डन है। और यही छोटा वाला Q, छोटा वाला v जब पहुँचते पहुँचते इन्फिनिटी तक पहुँच जाएगा, मतलब जिस टाइम पे पूरा का पूरा चार्ज यहाँ से निकाल दिए होंगे, वही तो बात कर रहे हैं, जब हम पूरा का पूरा चार्ज बाहर निकाल दिए होंगे और यहाँ पे लाके रख दिए होंगे, तो उस टाइम पे ये कैपिटल भी हो जाएगा, ये कैपिटल क्यों हो जाएगा। तो यही होता है आंसर। और यही एरिया जो आपने निकाला है ना बच्चों, यही
यहाँ पे वर्क डन के फॉर्म में है और यही यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। आ रहा होगा समझ में आई थिंक। अगर नहीं आ रहा तो एक और तरीका है, बहुत सारा तरीका है बच्चों, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। देखिए इसको से अब हम बताते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि हमको यहाँ पे इस चीज़ से समझ में नहीं आया उतना, मतलब फील नहीं आया, तो मैं फील दिला देता हूँ बच्चों, बहुत आसानी से आ जाएगा आपको। देखिए ठीक है, मान लेते हैं t=0, समय 0 था और फिर समय कुछ बीता, मतलब t= कुछ t टाइम पे, और जब t का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, मतलब कि जब इन्फिनिटी की अभी बात कर रहा था ना, जहाँ पे सारा का सारा चार्ज इधर ला के रख दिए होंगे। पहली बात टाइम 0 है, मतलब कि समय 0 है, तब क्या हुआ होगा, तब तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था, तो चार्ज का वैल्यू क्या था, 0 था। कुछ समय बाद चार्ज का वैल्यू क्या हो गया, किसी टाइम पे क्यू हो गया। अरे भाई किसी टाइम पे यहाँ पे क्यू चार्ज हमने ट्रांसफर कर दिया होगा, हमें नहीं पता हमने कितना किया होगा, बस क्यू मान लिया। लेकिन इन्फिनिटी टाइम पे, मतलब जब टाइम का वैल्यू इन्फिनिटी पे जब बीत गया होगा, जब टाइम का वैल्यू इन्फिनिटी मतलब बहुत टाइम बाद, हमने पूरा का पूरा चार्ज यहाँ से यहाँ तक फेंक दिया होगा, तभी तो यहाँ पे प्लस क्यू आया होगा, आया था। अब आगे देख लेते हैं, क्यू निकाल लिया हमने। अब पोटेंशियल का वैल्यू देख लेते हैं। तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, पहले तो सी देख लीजिए। तो कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं होता है भाई। अब यहाँ पे ऐसा नहीं ना सी, यहाँ पे सी डैश, यहाँ पे सी कुछ हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग नहीं होगा, सी तो वही रहेगा। सी बस उसका डायमेंशन और उसके बीच का मीडियम पे डिपेंड करता है, इस सब पे डिपेंड ही नहीं करता है। अब क्यू लिखिए, भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, कैपेसिटेंस में कोई चेंज ही नहीं होना है, ठीक है। ठीक है भाई, कैपेसिटेंस नहीं, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, शुरू में याद कीजिए, शुरू में ये तो न्यूट्रल था, ये तो न्यूट्रल था बच्चों। तो न्यूट्रल पे कुछ थोड़ी, इसका जो पोटेंशियल होगा V1, ये इसका V1 होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल था, चार्ज 0 था। तो जब t=0 था तो पोटेंशियल यहाँ पे V का वैल्यू V0 होगा। किसी टाइम t पे, किसी टाइम t पे पोटेंशियल हो जाएगा कुछ छोटा वाला भी मान लेते हैं, कुछ हो जाएगा क्योंकि हमने चार्ज ट्रांसफर कर दिया होगा कुछ। और जब टाइम का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, मतलब टाइम का वैल्यू इन्फिनिटी जब हो गया, तब पोटेंशियल कैपिटल भी हो गया होगा, है ना बच्चों। तब पोटेंशियल कैपिटल भी हो गया क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज हमने इधर फेंक दिया था। ऐसे चीज़ों को समझ सकते हैं। और शुरू में ये भी बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 होगा। अरे भाई कुछ वर्क डन ही नहीं हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा कहाँ से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया होगा किसी टाइम टी पे, छोटा वाला यू मान लेते हैं। और जब टाइम इन्फिनिटी की ओर चला गया होगा, जब यहाँ पे टाइम इन्फिनिटी की ओर चला गया होगा, तब यहाँ पे पोटेंशियल कुछ बड़ा वाला यू आ गया होगा, ठीक है। एक्चुअली में हम पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी इसी टर्म में होता है, मतलब किसी के रिलेटिव टर्म में लिखते हैं, मतलब डेल्टा यू लिखते हैं, तो ये डेल्टा यू ही है। और ये डेल्टा यू तभी तो 0 हो रहा है, दोनों का लिख रहे थे। शुरू में दोनों का 0 कुछ सेम ही था ना, जो भी था सेम था, लेकिन डिफरेंस तो 0 ही होगा। किसी टाइम पे डिफरेंस यू मान लिया, और किसी इन्फिनिटी टाइम पे इसका डिफरेंस इन दोनों के बीच का कैपिटल यू मान लिया। डिफरेंस है बच्चों, ये भी डिफरेंस है, ये सब डिफरेंस लिखा जाता है ना, डायरेक्टली ऐसे पोटेंशियल को नहीं बोलते हैं। तो इतना कुछ बताने के बाद क्या होगा, नहीं बनेगा, अब तो बन जाएगा। तो देखिए इन्फिनिटी टाइम पे इतना हो रहा है, लेकिन हम किसी टी टाइम पे ले लेते हैं भाई, हम किसी टी टाइम पे ले लेते हैं। अरे भाई बात सिंपल है ना, किसी टी टाइम पे लेंगे तभी तो ओवरऑल पता चलेगा ठीक है। तो किसी टी टाइम पे, एट टाइम टी, क्या लगता है आपको, आपको एक डिफिनेशन आपको पता होगा। पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या था, पोटेंशियल था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing a unit positive charge from a reference point to a fixed point। और जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल हो जाता है। याद है बच्चों, याद आना चाहिए। तो पोटेंशियल तो हम डायरेक्टली लिखते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इन्फिनिटी एक ले लेते थे तो 0 हो जाता था। तो यहाँ पे डेल्टा भी लिख देते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ये है और फिक्स्ड पॉइंट ये है। अरे भाई यहीं से यहाँ तो ला रहे थे सब तो यहाँ पे रेफरेंस ये है, फिक्स्ड ये है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, डेल्टा भी का वैल्यू जो होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है, समझ में तो आ गया। ओके ओके बच्चों, अगर ये समझ में आएगा तो इसी का यूज यहाँ पे कर लेते हैं। तो डेल्टा भी का वैल्यू जो होगा, मतलब कि छोटा सा चेंज मान लेते हैं, तो डी भी मान लेंगे इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। तो वर्क डन है कितना, याद कीजिए मैंने बताया वर्क डन वही है जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। ऐसा मैंने क्यों बोला, इसलिए बोला, समझिए।
ये तो मैंने डिफिनेशन जो अभी बोला वो आपने सुना होगा कि वो मैंने पोटेंशियल का डिफिनेशन बोला था। पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन क्या होता है कि वर्क डन बाय चार्ज, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई चार्ज होना चाहिए, वर्क डन बाय चार्ज इन ब्रिंगिंग, सॉरी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो बस यहाँ पे फर्क होता है, वहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इस जगह पे हम लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते हैं डेल्टा यू का वैल्यू, तो वहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई चार्ज लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई चार्ज, यही क्यू होगा, तो वैल्यू यहाँ पे बस ये हो जाएगा, डेल्टा भी इंटू क्यू का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसी का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है भाई, इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आ गया समझ में, यही होता है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको बच्चों। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है, ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए, मैंने पहले भी बता रखा है ना, क्लियर होना चाहिए बच्चों। आखिरकार डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता था, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर, और डेल्टा भी का फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो देखिए ना, इसी का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो डेल्टा भी आ जाएगा, तो डेल्टा भी इंटू क्यू क्या होता है, डेल्टा भी इंटू क्यू क्या होता है, डेल्टा यू। आ तो गया। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ये बच्चों आसान है, पहले के तरीका हम बता रहे थे, पहले ऐसे सोचते थे हम, तो उसी का तो यूज कर रहे हैं हम लोग। तो वहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू डी भी। डी भी भाई, डी भी कितना है, डी भी किसी टाइम पे तो हम निकाल रहे, किसी टी टाइम पे, तो यही तो डी भी है। अरे यार यहाँ डी भी लिख देते हैं, यहाँ पे डी भी लिख देते हैं कि ना, डी भी लिख देते हैं, तो डी भी होगा क्या किसी टाइम पे। अरे यार ये भी नहीं पता आपको, पता होना चाहिए बच्चों। क्यू इंटू डी भी, सी का वैल्यू पता है ना, सी का वैल्यू क्यू अपॉन डेल्टा भी, मतलब डी भी छोटा से लिए, तो सी का डी भी का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, क्यू अपॉन, अरे यार ये अगर छोटा सा चीज़ के लिए लिखना तो यहाँ पे छोटा सा डी क्यू भी लिखना पड़ेगा। सोचिए बच्चों, सोचिए ना, जो हम चार्ज भेज रहे थे छोटा छोटा ही तो फॉर्म में भेज रहे थे, डी क्यू फॉर्म में, देखिए डी क्यू के फॉर्म में ही तो भेज रहे थे, तो हम यहाँ पे क्यू थोड़ी लिखेंगे, डी क्यू लिखेंगे ना यार, डी क्यू लिखेंगे ना, डी क्यू अच्छे से लिख देते हैं, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी इसी का ये जो आया था, ये क्या आया था, डेल्टा यू का वैल्यू आया था। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब अगर पहले की बात करें तो पहले यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, जीरो था, फाइनली कुछ आ गया। इनिशियल टाइम इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं, तो टाइम इक्वल टू जीरो पे चार्ज भी जीरो ट्रांसफर हुआ था, और टाइम जब इन्फिनिटी हो गया तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, क्यू, तो क्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे यू का वैल्यू जो आपके पास आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, डी भी आ रहा है। अरे यार डी भी का वैल्यू लिख रहे हैं तो साला डी भी, सॉरी गलत गलत निकल जाता है। तो यहाँ पे डी भी लिख रहा है ना, तो यहाँ पे सी आएगा ना यार बच्चों, ये सी डी भी लिख रहे हैं ना हम लोग, तो सी नीचे आ जाएगा ना, तो सी लिखना होगा ना। सी कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, देखिए है ना। मैं क्या बताने वाला था, 1/c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू हो जाएगा, और जीरो से क्यू तक, तो कितना आ जाएगा सोचिए, कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू। तो क्या दिख रहा है आपको, क्यू स्क्वायर कैपिटल आ जाएगा अपन 2c आ जाएगा। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। आ रहा समझ में, समझ में आना चाहिए बच्चों। ऐसे तो आ गया होगा, दो तीन तरीका बताया आपको, दो तरीका, एक ये वाला। अब बोलेंगे ये वाली तो नहीं आया यू का वैल्यू, एरिया जो था ना यही तो यू था, यही यू था, है ना। तो देखिए हाफ वी क्यू आया है ना, आ जाएगा। देखिए यू का वैल्यू क्या था, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो आप यहाँ पे देखिए वैल्यू बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, q इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, तो ये कट जाएगा एक, तो u का वैल्यू हो जाएगा हाफ सी भी स्क्वायर। और अगर यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, किसका, c का, तो हो जाएगा q अपॉन भी, तब भी आ जाएगा यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी का वैल्यू क्यू डिवाइडेड बाई सी। एक क्यू कट जाएगा तो यू का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा हाफ क्यू इंटू सी।
तो ध्यान दीजिएगा आप, तो आपको यही आया था उस एरिया से आंसर एरिया से यही था हाफ क्यू सी। अच्छा क्यू भी आया था क्या? हाफ क्यू भी आया था हमारे पास, एक सेकेंड, हाफ क्यू भी कैसे आया था? यहाँ पे भी है ना यार, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, तब से गलती किया जा रहा हूँ। अरे बच्चों यहाँ पे भी है ना, ये भी है ना यहाँ पे, तो भी ही तो लिखेंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ना। सॉरी वो तो ठीक ही था। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो हाफ क्यू भी यहाँ से भी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो जो तरीका आपको समझ में आया, तरीका छोड़िए, तरीका तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये वैल्यू याद रखिएगा। ये वैल्यू कब यूज करना है ये भी ध्यान दे दीजिए बच्चों। कब यूज करना है? जब आपको जो क्वेश्चन दिया हो उसमें आपसे आपको क्यू और भी का वैल्यू दिया हो तब इसका यूज कीजिएगा। जब आपको सी और भी का वैल्यू दिया हो तब ये यूज कीजिएगा। और जब क्यू और सी का दिया हो तो डायरेक्ट इसको यूज कीजिएगा। तो डायरेक्टली इसी का यूज होता है हर जगह पे, मतलब मैक्सिमम जगह पे इसी का यूज होता है। तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी याद रखिएगा। ठीक है, ये तो अपने आप आ जाएगा ठीक है, तो आसान है यार, इतना हल्का चीज़ है बच्चों, ये आपको समझ में आना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स बहुत आसान सा टॉपिक है, देख लेते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन में यूज होता है, तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ। ड्रॉप्स मतलब कि छोटे छोटे बूंदों को मिलकर बड़ा बूंद बना देते हैं। छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स को मिला के, एयर और वाटर पार्टिकल्स को मिला के तो बादल बन जाता है। तो वही केस यहाँ पे है, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि ये गोल बनेगा ठीक है, तो बोलेंगे ऐसा क्यों मान रहे हैं? तो हम ऐसा ही मानते हैं बच्चों, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो मान लेते हैं ये छोटा छोटा बूंद आपको दे रखा है ऐसा करके, बहुत सारा। ठीक है, ये बहुत n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, और इसको मिला के आप बना रहे हैं, इसको मिला के आप बना रहे हैं एक बड़ा सा ड्रॉप। ठीक है, इसका रेडियस आप ले रहे हैं कैपिटल R। ठीक है, इसका n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है और इनका नंबर n है और इसका रेडियस R है हर एक ड्रॉप का, और हर एक ड्रॉप बराबर बराबर छोटे पार्टिकल्स में है। ठीक है, तो हर एक का रेडियस R है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसका रेडियस तो कैपिटल R मुझे दे दिया है। और भी चीज़ आपको दे रखा है। अगर मान लेते हैं कि इसमें हम देखें तो इसका पोटेंशियल क्या है ना, V है, और इसका कैपेसिटेंस C है छोटा वाला, और इसका कैपिटल V पोटेंशियल और कैपिटल C इसका कैपेसिटेंस है। तो हम फाइंड करना है, अगर क्वेश्चन में देता है तो ये सब चीज़ें देता है फाइंड करने के लिए। तो वो कैसे फाइंड करेंगे आप समझ लीजिए। पहला चीज़ आपको ये समझना होगा कि ये जितना भी है ना, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे मिलकर बना है, तो यहाँ पे चार्जेस का कैसा वैल्यू होगा। यहाँ पे हर एक पार्टिकल का चार्ज क्यू है, और यहाँ पे एक बन गया है तो इसका चार्ज कैपिटल क्यू है। ठीक है, तो भाई अब क्या करेंगे, अब तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ क्यू। समझिए ना बच्चों, चार्ज तो कंजर्व रहता है ना, चार्ज थोड़ी बदल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इतना चार्ज अवेलेबल है और सबको एक जगह पे ला के रख दिया, तो जितना चार्ज अभी था उतना अभी हम एक जगह पे रखें तो वहाँ पे भी तो चार्ज सेम ही रहेगा। चार्ज थोड़ी, उसमें चार्ज तो कंजर्व रहता है ना, चार्ज हम ना ही क्रिएट करते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। हम बस यहाँ पे था ऐसे छितराया हुआ, तो वहाँ पे जाके एक जगह पे रख दिए, चार्ज तो वही रहेगा भाई। तो यहाँ पे एक पे चार्ज था, एक का चार्ज क्यू था, तो वैसे ही मिलाते मिलाते क्यू 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 एन टाइम्स है, तो एन टाइम्स क्यू कर देंगे, तो अभी जो चार्ज बन गया एन टाइम्स क्यू बन गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं रेडियस इसका कैसे चेंज होगा। रेडियस कैसे चेंज होगा वो समझिए। ये वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम इन दोनों का कैसे चेंज हो रहा है वो देखिए। पहली बात, इसका वॉल्यूम भी है, इसका वॉल्यूम भी है। मतलब कि अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम, छोटे छोटे चीज़ों का हमको पता है, एक ये सब पार्टिकल्स का वॉल्यूम मुझे पता है, ये सब सबका, तो एक का निकाल के उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझिए बच्चों, छोटा वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3। ये ड्रॉप्स है, मतलब कि स्फीयर शेप का है, 4/3 पाई छोटा वाला R क्यूब। और यहाँ पे बड़ा वाला वॉल्यूम क्या होगा, ये तो एक ही है, मतलब 4/3 इंटू पाई कैपिटल R का क्यूब। आ रहा समझ में? आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो हम ये जो बनाए हैं बच्चों, ये देख सकते हैं आप। तो ये एक पार्टिकल का लिखा हूँ, तो ऐसे एक नहीं, n पार्टिकल्स हैं, तो n से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा हमें, क्योंकि एक नहीं है यहाँ पे n है, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और यही का तो ये यहाँ पे बनाए हैं वॉल्यूम, छोटा छोटा ड्रॉप मिला के बड़ा ड्रॉप बना दिया। तो जो वॉल्यूम अभी था छोटे ड्रॉप्स का सबको मिला के, या फिर उसका पूरा का लिख दे, बात तो सेम ही है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बच्चों वॉल्यूम है ना, ये बच्चों वॉल्यूम है। ये दोनों को सेम कर देते हैं, अब दोनों को सेम कर देते हैं, 4/3 पाई R क्यूब इंटू n इक्वल टू
4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, 4/3 पाई। तो यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू आ जाता है एन के पावर 1/3 आर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये पता चल गया तो आपको ये भी पता होगा कि कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो जाएगा। कैपेसिटेंस बोलेंगे कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कंडीशन है चेंज होने का, क्योंकि रेडियस बदल रहा है। कैपेसिटेंस उसका डायमेंशन और उसके बीच का मीडियम पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे डायमेंशन बदल रहा है भाई। यहाँ पे आर रेडियस का हो गया, यहाँ पे छोटे आर का था, तो चेंज तो हुआ ना। तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा देखिए, यहाँ पे कैपिटल सी का वैल्यू क्या होगा, बताया था मैंने। स्फेयर का कैपेसिटेंस कैसे क्या होता था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पे छोटा वाला कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटा वाला आर। ठीक है, तो इसके टर्म में मैं ला सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का वैल्यू क्या आया है, एन के पावर 1/3 इंटू छोटा वाला आर। ठीक है भाई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर देखिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एन के पावर 1/3। तो इसका वैल्यू नहीं पता है, अरे यार अभी तो निकाला, यही तो है सी, छोटा वाला सी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कैपिटल सी का वैल्यू हो जाएगा एन के पावर 1/3 टाइम्स छोटा वाला सी। ठीक है, तो देख रहे हैं कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप खुद से अब कर सकते हैं बच्चों। अब चाहे तो अब ये भी निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा था, फिर आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी निकाल सकते हैं, है ना। तो पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, यहाँ पे भी का वैल्यू कैसे होगा, पोटेंशियल को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भी कैसे होगा, पोटेंशियल का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू सी भी होता है, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन सी। ठीक है, तो देख सकते हैं कैसे बदल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे Q कैसे बदल रहा था, n टाइम्स ऑफ छोटा वाला Q डिवाइडेड बाई C कैसे बदल रहा है, n के पावर 1/3 टाइम्स ऑफ छोटा वाला C। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल V का वैल्यू n के पावर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 टाइम्स C हो जाएगा, नहीं टाइम्स V हो जाएगा ना, पोटेंशियल है ना छोटा वाला पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, छोटा वाला C, सॉरी छोटा वाला Q अपन छोटा वाला C, यही तो होता है पोटेंशियल। ये पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल ही है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे चेंज होती है ये सब। अब आप यू का भी वैल्यू चेंज करके बता सकते हैं, हाफ सी भी स्क्वायर लगा के, भी का वेरिएशन, सी का वेरिएशन आपको पता है, तो एन के पावर में कितना हो जाएगा, अब एन के पावर में कितना हो जाएगा, हाफ सी भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 1 5, 5/3 हो जाएगा, एन के पावर 5/3 हो जाएगा। सिंपल है यार, ऐसे किया जाता है। तो कुछ सवाल कर लेते हैं, बिल्कुल आसान से आ रखे हैं, मतलब आ नहीं रखे हैं लेकिन ऐसे आ जाते हैं। 64 छोटे छोटे ड्रॉप से मर्क्यूरी के, और रेडियस आर है, छोटे वाले चार्ज क्यू हैं, कोलैप्स करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे कितने हैं, 64 हैं नंबर में, ये 64 हैं, और इस पे चार्ज क्यू है, और इसका रेडियस आर है छोटा वाला, इसको मिला के एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया भाई, बन जाए यार। ठीक है, बड़ा सा ड्रॉप बना दिया। रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी चार्ज ऑन ईच ड्रॉप विथ द बिग ड्रॉप। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ लिया है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज मतलब वही सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा, और सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही तो होता है। तो आपसे पूछ लिया है ये सिग्मा 1, ये सिग्मा 1 मान लेते हैं, ये सिग्मा 2, तो आपसे पूछ रहा है सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 क्या होगा। सिंपल सी बात है यार, इसमें चार्ज आता है तो इस पे चार्ज क्यू है, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ क्यू। एरिया पूछ रहा है, तो एरिया क्या होता है इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, 4 पाई r², क्योंकि स्फीयर होता है तो r² कर देंगे। आर का वैल्यू कैसे चेंज होता है, पीछे बताया, 4 पाई इंटू एन टाइम्स एन के पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल आर का स्क्वायर कर देंगे। रेडियस कैसे चेंज होता है, 1/3 एन के पावर 1/3 टाइम्स आर, एन के पावर 1/3 टाइम्स ऑफ आर, तो वैसे ही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, इसके जगह पे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। तो अब बिल्कुल सिंपल हो गया ना बच्चों। सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज बड़ा वाला अपॉन एरिया बड़ा वाला। सिग्मा 1 मतलब चार्ज छोटा वाला, एरिया छोटा वाला, इसका एरिया ए मान लेते हैं। तो देखिए अब तो आ गया ना, अब तो आ गया क्यू जो कि n टाइम्स ऑफ क्यू था, इंटू एरिया, एरिया कितना होगा इसका, 4 पाई छोटा वाला r², 4 पाई छोटा वाला r² डिवाइडेड बाई बड़ा वाला एरिया कितना है, 4 पाई n के पावर 2/3 इंटू r² इंटू छोटा वाला क्यू। भाई काट लीजिए आप लोग, 4 पाई r²,
4 पाई, आर स्क्वायर कट गया, छोटा वाला क्यू कट गया, कितना आ रहा है, एन ऊपर है, एक एन ऊपर है, देखिए ध्यान से, एक एन ऊपर है और एन के पावर 2/3 नहीं, तो घटा दीजिए ना इसको, तो एन के पावर कितना बचेगा, 1/3 ही तो बचेगा। एन कितना है हमारे पास, 64 था, तो 64 के पावर 1/3, मतलब कि 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 4 के पावर 3 ही तो होता है। आई थिंक क्लियर होगा, तो ये 4 आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। वही 4:1 भी बोल सकते हैं इसको, 4:1 भी बोल सकते हैं, 1 नीचे हो जाएगा, तो ये आंसर आपके पास हो गया है। ये कौन सा आंसर आया है भाई, ये आंसर हो गया ना, सी हो गया बच्चों, सी हो गया। देखना गड़बड़ नहीं करना है बच्चों। ओके, गड़बड़ तो मैंने कर ही दिया, बोल रहा है कि चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑफ ईच ड्रॉप विथ डैट ऑफ बिग ड्रॉप, मतलब बिग ड्रॉप नीचे होना चाहिए, ये छोटा वाला ड्रॉप ऊपर होना चाहिए। ओके, तो ये हमने जो निकाला है, ये क्या आया है, σ2/σ1, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है σ1/σ2 पूछा है भाई, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1:4, ठीक है। तो हमारा आंसर रियल में ये होगा। देख रहे हैं, आपसे भी एग्जाम में ऐसे गलती हो जाएगा, छोटा सा गलती देख रहे हैं, उसमें आपका गलती हो जाता है। यहाँ से एक बार और पढ़ लीजिए, ईच चार्ज का मतलब इसका अपॉन में इसका पूछ रहा है, तो ये 1 है, σ1 है, तो ऊपर आएगा ना, हमने उल्टा निकाला था, तो उल्टा निकाला तो इसी का उल्टा कर दीजिए भाई, तो 1:4 हो जाएगा, सिंपल। देखते हैं आगे, ये तो काफ़ी आसान है। 8 ड्रॉप्स को मर्क्यूरी का सेम रेडियस है, हैविंग सेम चार्ज कोलैप्स, बिल्कुल वही सवाल है। कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप टू रिलेटिव ऑफ स्मॉल ड्रॉप, छोटे छोटे वही मर्क्यूरी के कितने हैं, 8 है हमारे पास, इसको मिला के हमने बड़ा सा एक ड्रॉप बना दिया। 8 हैं और सब पे चार्ज क्यू है, सबका रेडियस स्मॉल आर है। कैपेसिटेंस का रेशियो पूछ रहा है, तो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस सॉरी इसका C1 मान लेते हैं, इसका C2 मान लेते हैं। तो बिग का पूछ रहा है ना, तो C2/C1 पूछ रहा है। C का वैल्यू कैसे होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बड़ा वाला, इसका छोटा वाला आ रहा है, तो नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर छोटा वाला, ये कट जाएगा, तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का वैल्यू होता है, कैपिटल आर का वैल्यू एन के पावर 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, ये कट जाएगा, तो एन के पावर 1/3, 8 के पावर 1/3 मतलब कि 2, तो 2:1 हो गया, तो 2 टाइम्स आ जाएगा। देख रहे हैं, इतना आसान है यार। शेयरिंग ऑफ चार्ज देख लेते हैं। शेयरिंग ऑफ चार्ज मतलब कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ड्रॉप्स में क्या कर रहे थे, सभी को मिला रहे थे, छोटे छोटे ड्रॉप्स को। यहाँ पे क्या है कि जो बड़े बड़े ड्रॉप हैं उनको सटा रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। चार्ज का शेयरिंग कैसे होगा, जब उनका पोटेंशियल सेम होगा। भाई चार्ज शेयर कैसे हो सकते हैं आपस में, जब दोनों को सटा देते हैं, जैसे किसी भी गोला को हम अर्थ से सटा देते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। तो आखिरकार हो क्या रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो क्यों रहा है, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ अर्थ और उसका सेम हो रहा है। या फिर किसी और गोले को सटा दिए तो चार्ज का ट्रांसफर हो गया, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज होता कब है, शेयरिंग ऑफ चार्ज कब होता है, व्हेन पोटेंशियल becomes same of participating कंडक्टर्स। ठीक है, जो कंडक्टर्स वहां पे सटाए जा रहे हैं, जो पास लाए जा रहे हैं, उन्हीं का तो पोटेंशियल सेम करेंगे। तो हम जनरली बच्चों, हमारे जो सिलेबस में जो आपके पास आता है वो गोला आता है, मतलब कि स्फीयर टाइप का आता है। ठीक है, और कोई शेप सोचना नहीं है क्योंकि वो सब आता नहीं है। ठीक है, ओके। तो एक चार्ज मैंने एक बड़ा सा स्फीयर ऐसा बना दिया, एक बड़ा सा स्फीयर मैंने ऐसा बना दिया। इन दोनों का बच्चों कॉपी कर लो, आप लोग भी कॉपी कर लीजिए बच्चों, कॉपी पे कॉपी करिए। अरे मास्टर, कॉपी पे कॉपी तो नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि हम पेन से लिखते हैं। कोई बात नहीं, आपके पास भी टाइम आएगा कॉपी करने वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे तार लगा के और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ओके। शुरू में क्या था, शुरू में तो कोई भी कनेक्शन नहीं था, शुरू में जैसा था वैसा था। शुरू में क्या है, शुरू में जो चीज़ आपको दे रखा है ना बच्चों, वो चीज़ समझिए। शुरुआत में आपको बोल दिया गया है कि इस पे इसका रेडियस क्या मान ले, इसका रेडियस क्या मान ले भाई, रेडियस तो वही रहेगा, ये मान लेते हैं R1। तो अभी जो बाद में सटाया होगा तो रेडियस थोड़ी चेंज होता है, जो जो गोला है वही गोला है। ठीक है, अब वैसा नहीं कर रहे हैं हम, ये R1 ही रहेगा। और अगर ये R2 है तो बाद में भी ये R2 ही रहेगा, गोला वही रह रहा है। ठीक है, ओके। अगर अब हम देखना चाहें, इस पे चार्ज है Q1
इस पे चार्ज है Q2। ठीक है भाई, ओके। इसका कैपेसिटेंस C है, तो कैपेसिटेंस चेंज होगा? हम कुछ चेंज कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, वैसा कि इसका फिजिकल चेंजेस कर रहे हैं, मीडियम ला रहे हैं, रेडियस बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस वही का वही रहेगा, जो अभी है जो बाद में वही रहेगा। कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल चेंज होगा बच्चों। अभी तो पोटेंशियल मान लेते हैं V1 और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V2, मतलब कि एक ये C वही रहेगा और पोटेंशियल इसका नाम V2 दे देते हैं। और कुछ लिखना है? और कुछ छोड़िए ना बच्चों, और कुछ तो बाद में लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आए तो यहाँ पे चार्ज, पहले तो भाई पोटेंशियल सेम हो गया होगा दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जब हम तार से सटा दिए ना, तो ये पोटेंशियल आपस में बराबर कर लिया होगा। और चार्ज अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल बराबर क्यों हो रहा है? जब चार्ज का इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज जो पहले था वो थोड़ी रहेगा। अब चार्जेज चेंज हो जाएंगे ना, तो मान लेते हैं चार्जेज इस पर Q1 डैश आ गया, इस पर चार्जेज आ गया Q2 डैश आ गया, डैश लगा दिया क्योंकि अलग हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा भाई, C अभी भी रहेगा, C अभी भी रहेगा। इतना चीज़ समझ में आ गया आपको? हमको निकालना क्या है भाई? हमको निकालना क्या है? आपको बताना है कि जब इसको सटा दिया गया है तब इस पे इसका C का वैल्यू क्या होगा, तब इस पे कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तब इस पे लॉस इन पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल का लॉस भी तो होगा। बोलेंगे लॉस कैसे होगा भाई? लॉस होगा बच्चों। अभी इनका पोटेंशियल जो था वो कुछ था यहाँ पे, ठीक है। जब इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो इनका कॉमन पोटेंशियल आ रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। सॉरी, पोटेंशियल में लॉस नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा बच्चों। ठीक है, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ करते हैं। क्या करते हैं? निकालते हैं चीज़ों को। पहली बात देख लीजिए, यहाँ पे ये सब में हम इसलिए बता रहे हैं बच्चों क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होगा कहीं कहीं पे, तो ठीक है कर लेना सही रहेगा। यहाँ पे आप सोचिए C का वैल्यू क्या होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। हमने मान लेता है कि C1, हमने इसका कैपेसिटेंस अलग लिया है, ये C1 लिया है, ये C2 लिया है, क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग ले रखा है हमने। वैसे सेम लेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा ना बच्चों, मतलब तो ये C2 ही रहेगा और ये C1 ही रहेगा। अरे भाई, इस गोला का कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा तो चेंज थोड़ी हो रहा है। C1 यहाँ भी, C1 यहाँ भी। इस गोला का कैपेसिटेंस थोड़ी चेंज हो रहा है, चेंज नहीं किया मैंने, बस इसको अलग दिखाने के लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये C1 होगा इसका। C1 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q2 अपॉन पोटेंशियल इसका कितना है, V2। उसी तरीके से C1 उधर वाला लिखते हैं, ये C2 था ना भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, ये C2 था। C1 क्या होगा बच्चों, नीला वाला देखिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे Q1 अपॉन V1 यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगा, C2 इक्वल टू, देखिए अब चेंज हो जाएगा, Q2 तो Q2 डैश हो गया यहाँ पे और पोटेंशियल सेम हो गया, तो यहाँ पे C1 क्या होगा, वही Q1 डैश हो गया, कुछ चेंज हो गया, अपॉन पोटेंशियल सेम हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब देखना चाहते हैं हम लोग, अब देखना चाहते हैं हम लोग, क्या देखना चाहते हैं कि Q1 डैश और Q2 डैश है क्या। Q2 डैश आपके पास क्या आया है, C2 इंटू भी। Q1 डैश क्या आया है, C1 इंटू भी। अगर हम दोनों को डिवाइड दे दें, Q1 डैश अपन Q2 डैश, देखिए बच्चों, क्योंकि हमको दोनों निकालना है ना, फाइनल चार्ज आया कितना है, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, हमको यही तो निकालना है, फाइनल चार्ज आया कितना है। तो इस पर बता सकते हैं ना, C1 भी, C1 इंटू भी और C2 इंटू भी, तो ये भी कट जाएगा, तो आपके पास C1 अपॉन C2 आ गया। तो C1 कैपेसिटेंस मैंने बता रखा था 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R1, पहले वाला का रेडियस, 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R2, ठीक है, दूसरे वाला का रेडियस। तो ये तो कट गया कांस्टेंट, कैपेसिटेंस का वैल्यू यही आता है ना स्फीयर में भाई, ये तो बताया था। तो R1/R2 का रेशियो आ गया, मतलब कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का वैल्यू R1/R2 आ गया। चीज़ें अब यहाँ पे हम बता सकते हैं। अब सोचिए, जब रेशियो आ जाए कहीं पे और ऐसा रेशियो आ जाए तो याद रखिएगा, अब दोनों साइड 1 जोड़ के इसको सोल्व कर सकते हैं, मतलब Q1 Q2 का वैल्यू बता सकते हैं। सोचिए ना, अगर Q1 निकालेंगे तो इसका इधर आ जाएगा Q2 डैश के टर्म में, तो वैसे नहीं निकालना है हमको कोई वैल्यू निकालना है ना कांस्टेंट, तो उसके लिए आप दोनों साइड 1 जोड़ के कर सकते हैं, ये तरीका है। देखिए फाइनली तो कट ही जाएगा ना, तो हमने खुद से ऐड किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश का सम डिवाइडेड बाई Q2 डैश बराबर R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली Q2 डैश का वैल्यू कितना आ रहा है,
Q1 प्लस Q2 का वैल्यू कितना है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश का वैल्यू कितना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, चार्जेज यहाँ पे क्या है, Q1 और Q2 है। फाइनली चार्ज क्या हो रहा है, Q1 डैश और Q2 डैश हो रहे हैं। तो चार्जेज इधर उधर गए हैं, हमें नहीं पता कितने गए हैं, लेकिन टोटल चार्ज तो वही रहा है ना भाई। इसके पास 10 रुपये थे, इसके पास भी 20 रुपये थे, ये था 20 रुपया, ये था 10 रुपया। तो यहाँ पे जब पोटेंशियल सेम हुआ, दोनों सेम लेवल पे आए, तो इन दोनों का सम कितना है, 30 हो जाएगा। तो 15 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ से 5 चला जाएगा इधर, 20 में से 5 इधर चला जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, और चार्जेज दोनों का सम 15 15 30, और 20 और 10 30। तो मतलब कि ये चार्जेज का सम कांस्टेंट ही रहता है। हाँ, क्योंकि चार्जेज हम खुद से कहीं से नहीं ला सकते हैं और खुद से हटा भी नहीं सकते हैं। तो जो चार्ज पहले था टोटल, वही चार्ज अभी टोटल रहेगा। तो हम कर क्या रहे हैं, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो जाएगा भाई। समझिएगा ध्यान से बच्चों, है ना, ये चीज़ तो सेम ही रहेगा। और इसी का वैल्यू को हम मान लेते हैं कि यही का वैल्यू कैपिटल Q मान लेते हैं, खुद से मान लिया हमने। अबे भाई कुछ मानना पड़ेगा ना, कुछ मानना पड़ेगा ना बच्चों, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो कुछ हमने मान लिया, अपने हिसाब से आप कुछ भी मान लीजिए, छोटा वाला क्यों मान लीजिए, बड़ा वाला क्यों, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका सम क्यू है, इनका सम क्यू है, ठीक है। तो यहीं पे तो आ रहा है इनका सम, तो इनका सम हमें लिखना पड़ेगा ना एक चीज़, तो लिख देते हैं क्यू, मतलब यहाँ पे आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू क्यू, ठीक है। सिमिलर तरीका से आप चाहें तो Q1 डैश भी बता सकते हैं, हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू क्यू। तो ये दोनों चीज़ें आप निकाल सकते हैं, ये चीज़ और ये चीज़, दोनों आसानी से आ गया, ठीक है, दोनों बच्चों आसानी से आ गया। ठीक है भाई, Q1 Q2 निकाल लिया। तो अब हमको निकालना था क्या, कॉमन पोटेंशियल। देखिए बच्चों, है ना, सीधा लाइन हो जा भाई। ओके, हमें निकालना है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल आफ्टर टचिंग, आफ्टर टचिंग मीन ड्यूरिंग टचिंग, है ना बच्चों, ड्यूरिंग, जब टच हम लोग कर रहे हैं। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, कॉमन पोटेंशियल जो आया है इन दोनों के, भी और भी आया है, ये तो पता करना होगा कितना आया है। समझिए, जिस टाइम पे हम इसको जोड़ दिए, तार लगा के जोड़ दिए, तो पोटेंशियल हुआ क्या होगा, इसका टोटल, ये तो पूरा एक एलिमेंट बन गया ना, पूरा एक कंडक्टर बन गया। जब किसी चीज़ को जोड़ देते हैं तो पूरा कंडक्टर बन गया। अब ये अलग अलग नहीं, पूरा कंडक्टर है। तो इस टाइम पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इस टाइम पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, क्यू बाई सी हो जाएगा, सिंपल। बता सकते हैं ना बच्चों, क्यू बाई सी होगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 डैश है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश डिवाइडेड बाई सी कितना है, सी कितना है बच्चों, C1 प्लस C2 हो जाएगा। भाई टोटल सी कितना है, यही तो है, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे भी जो आ जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 भी तो लिख सकते हैं भाई। पीछे से बच्चों याद कीजिए, ये दोनों का वैल्यू सेम है ना, ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ओके, तो भाई यही हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ये भी चीज़ लिख सकते हैं, Q1 का वैल्यू क्या होता है, C1, Q इक्वल टू सी भी होता है ना, तो C1 इंटू भी, C1 V1 हो जाएगा प्लस C2 V2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो यही कॉमन हो जाएगा बच्चों, है ना, कॉमन हो जाएगा यही, है ना। ये मैंने कहाँ से लिखा आया समझ में, आना चाहिए ना ये वाली। Q1 प्लस Q2 का वैल्यू क्या होगा, Q1 का वैल्यू क्या होगा, C1 V1। भाई Q1 का वैल्यू क्या आया था, C1 V1, Q2 का वैल्यू क्या आया था, C2 V2। तो वही तो हमने लिख दिया बस यहाँ पे, तो यही यहाँ पे कॉमन हो गया, तो ये भी आपने निकाल लिया। अब मैं ये बता रहा था कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इसका क्या होगा, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, है ना। फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। फाइनल एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों, निकाल लेते हैं भाई, निकालना बिल्कुल आसान है। तो यू इनिशियल क्या होगा,
दोनों दोनों है ना, दोनों हमारे पास गोला है, तो दोनों की वजह से यू इनिशियल होगा। इसके वजह से क्या होगा, हमको याद रखिए बच्चों, आपको क्या देगा, हाफ सी वी स्क्वायर दिया हो ना, क्यू स्क्वायर बाई टू सी भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या यूज करें, हम क्या यूज करें, क्यू स्क्वायर बाई टू सी यूज कर ले, या फिर हाफ सी भी स्क्वायर यूज कर लें। कोई भी यूज कीजिएगा तो आंसर वही आएगा, है ना, आंसर वही आने वाला है। तो हाफ सी वी स्क्वायर हम यूज कर लेते हैं। तो हाफ सी वन वी वन स्क्वायर हाफ सी टू वी टू स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे हमें पता चल गया इसका वैल्यू क्या आ रहा है, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में भी कॉमन है, तो भी कॉमन हो गया, तो सी वन हाफ सी वन वी स्क्वायर हाफ सी टू वी स्क्वायर। सिंपली आप बता सकते हैं हाफ सी वन वी स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी स्क्वायर। तो अब दोनों का पोटेंशियल हमने निकाल लिया। तो अगर कहीं कहीं पे क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फाइंड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर ऐसा पूछ लिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ, जिसके थ्रू हम अटैच कर रहे थे ना वायर के थ्रू, तो उस टाइम पे कुछ वहां से पोटेंशियल अगर बह रहा है, चार्जेस इधर उधर जा रहे हैं, तो वहां पे हीट लॉस होता होगा। तो हीट लॉस में कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ वो पूछ रहा है। तो भाई लॉस कितना होगा, जो अभी हमारे पास ज़्यादा होगा तभी तो लॉस हुआ होगा कुछ। अभी हमने 100 रुपया कमाया और हमने बाद में गवा दिया 20 रुपये, तो हमने लॉस किया ना, तो उसी को तो लॉस बोलते हैं, गेन थोड़ी हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। तो इनिशियल कुछ ज़्यादा होगा और फाइनल कम होगा, तभी तो घटाएंगे तभी तो लॉस आएगा। तो लॉस निकालने के लिए करेंगे क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर देंगे, तो यू लॉस आ जाएगा कि कितना लॉस हुआ है हमें, ठीक है। फाइनल हमको ये पता है, इनिशियल पता है, तो लॉस निकाल लेते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है बच्चों। देखिए ये कितना है, फाइनल है हाफ भी स्क्वायर कॉमन है इंटू सी वन प्लस सी टू है, ठीक है। अरे फाइनल माइनस इनिशियल क्यों कर रहा हूँ भाई मैं, इनिशियल माइनस फाइनल करना है ना। हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ वी स्क्वायर इंटू सी वन प्लस सी टू, ठीक है। हाफ कॉमन है सब में से, तो हाफ कॉमन निकाल लेते हैं। फाइनली आंसर कितना आता है वो हम निकाल के बता देते हैं आपको बच्चों की। यहाँ पे वी टू है, सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर माइनस सी वन वी स्क्वायर माइनस सी टू वी स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप का कुछ आ गया। तो वी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, ये जो वी निकाला था वी कॉमन वही है। तो सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे, सी वन प्लस सी टू था। अरे यार मैं फिर से क्यों लिख रहा हूँ ऐसे, वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था बच्चों, सी वन वी वन का होल स्क्वायर, छोड़िए ना ऐसे डायरेक्ट सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू का ये स्क्वायर था और ये भी स्क्वायर था, क्योंकि वी स्क्वायर कॉमन है ना, तो कॉमन वी स्क्वायर का वैल्यू यही होगा। तो आप देख सकते हैं साफ साफ एक तो कट रहा है यहाँ पे, एक तो ये पूरा कट जाएगा। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस सी वन सी टू वी वन स्क्वायर प्लस सी वन सी टू वी टू स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो इतना क्या हो जाएगा, सी वन वी वन का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस आ रहा है, सी टू वी टू का स्क्वायर माइनस टू सी वन सी टू वी टू, ठीक है। डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू। सिंपल सी बच्चों कट रही है, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं, देखिए ये दोनों कट रहा है। अब बाकी चीज़ें कॉमन निकाल के, और यहाँ पे आपको पता है हाफ से मल्टीप्लिकेशन भी था, तो हाफ से मल्टीप्लाई तो करना बनता है, ओवरऑल इसमें भी हाफ से मल्टीप्लाई था। कितना आ रहा है, देखिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है, सी वन सी टू सब में से कॉमन ले लेते हैं, है ना। देखिए कितना आ रहा है, हाफ कॉमन था, सी वन सी टू सब में से कॉमन निकालिए, नीचे सी वन प्लस सी टू था ही, अंदर क्या बचेगा, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू,
V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ हमको पता चल रहा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू में V2, क्या V2, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा V2, यहाँ पे U लॉस आ जाएगा। यही होता है U लॉस, यही होता है, ठीक है। इसको और ऐसे भी बोल देते हैं कहीं कहीं पे, U लॉस जो आया है वो क्या हो जाएगा, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V रिलेटिव स्क्वायर, ऐसे ही बोल देते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, इसका मतलब भी वही होता है। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये याद कर लीजिएगा तो आपके लिए आसान होगा। कहीं पे अगर ज्वाइन कर देते हैं तो उसके बाद का अगर पूछ लिया जाए कि कितना पोटेंशियल में लॉस हो रहा है तो आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में वैसा ही है, हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर वही तो है, लेकिन यहाँ पे सी इक्विवेलेंट की जगह पे ये डाल दीजिएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। भी रिलेटिव में, रिलेटिव मतलब कि माइनस होता है तो स्क्वायर कर देंगे। सिंपल है, ऐसे कर सकते हैं। तो एक सवाल कर लेते हैं इसी पे, बहुत आसान सा। टू इंसुलेटेड मेटालिक स्फीयर 3 माइक्रो, अच्छा माइक्रो होना चाहिए भाई, इतना ज़्यादा फेराड का कैसे हो सकता है। कैपेसिटेंस आर, दोनों का चार्ज है इतना इतना वोल्टेज से, ठीक है। मतलब पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल 300 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 500 वोल्ट, और एनर्जी लॉस पूछ रहा है। व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय वायर, सेम केस, अगर वायर से कनेक्ट है या फिर जैसे सटा दिए वैसा कुछ हो गया केस, तो उस टाइम पे क्या होता है, पोटेंशियल कॉमन हो जाता है। तो उस टाइम पे बोल रहा है कि एनर्जी का लॉस कितना होगा, तो यू लॉस कितना होगा बच्चों, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला से करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। हाफ सी इक्विवेलेंट मतलब कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V रिलेटिव का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ C1 C2, देखिए इससे कितना आसानी से आ जाएगा, C1 C2 मतलब कि कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाई, जोड़ देंगे तो 8 इंटू V रिलेटिव मतलब दोनों का डिफरेंस 200 है, इसका स्क्वायर, और ये जो भी आया होगा माइक्रो फेराड में आया होगा ना, तो माइक्रो फेराड मतलब कि गुना करना होगा 10⁻⁻6 से। चलिए बच्चों कर देते हैं, ये 4 जीरो खा जाएगा तो 100 नीचे आ जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 गुने 4 8 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2 गुने 2 इंटू 10 के पावर -2 बचेगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 है, तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻2 जूल हमें आ रहा है। इसको 0.0375 भी जूल बोल सकते हैं। तो ये आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी आसान है यार, ऐसे करेंगे तो देख रहे हैं कितना जल्दी आ गया। लेकिन अगर आप अगर आप जिस तरीका से हमने शुरू में किया था कि फिर अगर उसको तार से कनेक्ट किए तो भी कॉमन फिर निकालेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 करके, उसके बाद फिर यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये सारा प्रोसेस आपको फिर से करना पड़ेगा, तभी आ पाएगा। ये सारा प्रोसेस करेंगे ये निकाल के, तो देख रहे हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग आपके एग्जाम में हो जाएगा, तो बच्चे ये लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो एक सवाल मैं और देना चाहता हूँ, एक सवाल कर लीजिए बच्चों, काफ़ी आसान सा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपको मान लेते हैं कि 2 कैपेसिटर दिया हुआ है, अरे नहीं एक ही कैपेसिटर, वो मैं 2 गलती से बोल दिया, ठीक है। कैपेसिटर दिया हुआ है बच्चों आपको, और बोला जा रहा है ये इतना दूर दूर है, ठीक है, कैपेसिटर इतना दूर दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इस पे चार्ज हमने 3Q दे दिया था, इस पे चार्ज हमने 5Q दे दिया है, और बाद में इन दोनों को हम बहुत पास ला देते हैं, इधर से हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, F एक्सटर्नल, इधर से फोर्स लगाते हैं, ऐसे करके फोर्स लगाते हैं, तो होता क्या है, होता क्या है कि ये दोनों बहुत पास आ जाते हैं। भाई फोर्स लगा रहे हैं तो पास ही तो आएगा, इतना पास आ जाते हैं, ठीक है। दोनों को धक्का दे दिया तो पास आ गया। बोल रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग प्लेट्स क्लोजर, मतलब हम प्लेट्स को और पास ला रहे हैं तो उसमें कितना वर्क डन होगा, क्यों,
क्योंकि आपको पता है अगर आपने इस पे 3Q इस पे 5Q दिया तो टोटल का सम जो होता है 8Q हो गया, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 3Q प्लस 5Q बता रखा है बच्चों पीछे, अपन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ऑफ Q हो जाएगा, तो 4Q इधर बढ़ जाएगा, 4Q इधर बढ़ जाएगा, इधर कितना बचा माइनस का Q आ जाएगा, इधर कितना प्लस का Q आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाएगा ओवरऑल, यहाँ पे प्लस का चार्ज आ जाएगा ओवरऑल, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर बढ़ता रहेगा। तो ये प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा ही रहा होगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि धक्का इधर दे रहे हैं। ठीक है, तो धक्का देंगे तो और जल्दी जाके सट जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आते आते ये सट जाएगा, तो सटेगा नहीं बच्चों, कंडीशन होता है, क्योंकि इसको हम लोग फिक्स करके रखते हैं, इसको कहीं पे ऐसे बांध के रखते हैं ना। कैपेसिटर ऐसे थोड़ी रहता है, ऐसे रखेंगे तो अपने आप सट जाएगा अगर दूर भी रखेंगे तो सट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बंधा हुआ होता है, फिक्स्ड रहता है। तो हम यहाँ से था तो थोड़े 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 ऐसे धक्का देते 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 यहाँ पे ला दिए। ठीक है, तो ये फिर भी यहाँ पे बंधा ही होता है, बस हमने बाहरी से कुछ फोर्स लगा के दे दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। बताइए, ये तो मैंने बता रखा है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब बोलेंगे ये कहाँ से आया भाई, ये कहाँ से आया, तो जितना पीछे बोल रहा था जितना वर्क डन होता है वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो वहाँ पे बस यू आ रहा था क्योंकि वहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 था, इनिशियली तो रखा हुआ था ना, दोनों न्यूट्रल था बच्चों। यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे कुछ है। ठीक है, इनिशियल ये है और फाइनल ये है। ठीक है ना, ये फाइनल कैसा है और ये इनिशियल था। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको फाइनल कितना पता है कि नहीं, फाइनल आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, कैसे निकालेंगे, Q²/2C करेंगे, Q²/2C। तो फाइनल Q पता है क्या आपको, Q तो वही का वही रहेगा, जो अंदर होता है वही तो पार्टिसिपेट करता है बच्चों। ये Q होते हैं, ये भी Q होते हैं, लेकिन ये प्लस या माइनस का, हमें चार्ज हमेशा याद रखिएगा प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। हमने ये बता रखा है कितने बार भी कि ये अंदर वाली चार्ज लिया जाता है, ये 4Q, ये 4Q 5Q ये सब मत लीजिएगा, Q का वैल्यू अंदर वाला होता है, तो यहाँ पे Q ही है। ठीक है, Q²/2C, यहाँ पे C का वैल्यू क्या हो रहा है, C फाइनल का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, वो कितना हो रहा है ε0 A/d, एरिया तो वही है, डिस्टेंस आपको दे रखा होगा, मैंने छोड़ दिया है, ये डिस्टेंस 2D था और यहाँ पे आते ही D हो गया भाई, ε0 A/d हो जाएगा। यहाँ पे C इनिशियल कितना हो जाएगा, ε0 A/2D हो जाएगा। एरिया क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका एरिया ऐसे होता है ना, तो ऐसे समझिए कि एरिया ये ऐसे ही है, एरिया ये थोड़ी चेंज हो रहा है, जैसा स्लैब था वैसा ही है। ठीक है, तो 2C फाइनल यहाँ पे कर देंगे माइनस Q²/2C इनिशियल कर देंगे, तो Q² तो कॉमन रहेगा अपन 2 इंटू 1/C फाइनल, C फाइनल का वैल्यू कितना है, तो 1 में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे D आ जाएगा ऊपर और नीचे ε0 A आ जाएगा, माइनस 2D डिवाइडेड बाई ε0 A आ जाएगा। आप कर सकते हैं, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ माइनस का आ रहा है क्या बच्चों, माइनस कहीं आएगा क्योंकि हम और उसको क्लोजर ला रहे हैं, तो D का वैल्यू घटता जा रहा है ना, तो माइनस कहीं आएगा, तो माइनस का आएगा Q²D/2 ε0 A। तो ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो कि बाहर से हम लोग अंदर की तरफ लगा रहे हैं, तो नेगेटिव ही तो आएगा। तो ये आंसर हो गया। ऐसे कर सकते हैं, या एक और तरीका है, आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो F=Q कर देंगे, वैसे भी कर सकते हैं आप। अरे भाई, जो एक्सटर्नल फोर्स जितना हम लगा रहे हैं उतना ही तो ये अंदर यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा होगा, बोलेंगे उतना ही लगा रहा होगा तो फिर अंदर क्यों जा रहा है, क्योंकि ये इसका वैल्यू कुछ पॉइंट में बड़ा होता है, 0.00 थोड़ा सा बड़ा है, तभी तो धीरे धीरे हम ला रहे हैं, तो इसका वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है, इससे पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो यहाँ पे फोर्स भी तो बनेगा, ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, F=Q होता है। तो Q आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, वो क्या होता है Q डिवाइडेड बाई ε0 A, तो हो जाएगा Q²/A ε0। तो ये आपको फोर्स का वैल्यू पता चल गया, तो अब फोर्स पता चल गया तो वर्क डन निकाल सकते हैं F.ds करके। अरे यार आसान तो है। सो वर्क डन कितना हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा F.ds। तो यहाँ पे बड़ा चेंज में लिख रहे हैं तो ΔS लिख देते हैं भाई, तो ΔS मतलब वही इनके बीच का दूरी चेंज हो रहा है, तो .ds कर रहे हैं ना हम लोग F.ds, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ds जो हम इसको अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, डॉट कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये आ रहा है Q²
एप्सिलॉन नोट ए इंटू डी एस फाइनल एस माइनस इनिशियल, मतलब उन दोनों के बीच का सेपरेशन, इनिशियल सेपरेशन। तो क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नोट ए इंटू फाइनल सेपरेशन कितना हो रहा है डी, इनिशियल कितना था 2d, तो कितना आ रहा है क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट ए। तो ये भी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, फोर्स के थ्रू निकाल सकते हैं। आपको पता चल गया था यहाँ पे फोर्स आ रहा है समझ में आना चाहिए यार जाग जाइए बच्चों, सोए हुए होंगे तो अभी तक अब खत्म भी होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। तो यहाँ तक आने के लिए आपको बड़ा वाला क्या मिलेगा, हम तो एक ही चीज़ दे सकते हैं अभी। थैंक यू, बाकी मिलने के बाद मिलेगा चले मिलते हैं आगे, तब तक के लिए ओके बाय।